देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब आपदा प्रबंधन पर आ जाते हैं। हम लोगों ने साहित्यिक निबंध पढ़ लिए, कृषि संबंधी निबंध पढ़ लिए। अब हम लोग आपदा संबंधी निबंधों पर आ जाते हैं। ठीक हो? तो देखिए, पहला निबंध हम लोगों का है आपदा प्रबंधन और उसकी तैयारी। तो इसका जो विषय प्रवाह वो सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले प्रस्तावना दे देंगे कि आपदा प्रबंधन का क्या महत्व है हमारे लिए और ये क्या होता है। उसके ये प्रस्तावना हो गई। उसके बाद फिर हम डिटेल में बता देंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। फिर चूंकि भारत बहुत आपदा प्रवण देश है, इसी दुनिया में कोई आपदा नहीं जो हमारे यहाँ आती ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित, सबका पूरा पूरा स्कोप है, सबका स्वागत होता है, सब आई जाती है। इस तरह आपदाओं से जन धन की अपार हानि होती है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर आपदा प्रबंधन हम बता दिए क्या है। तो इस आपदा प्रबंधन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक अवस्था के फिर चरण होते हैं, तो ये सब डिटेल यहाँ पर हम दे देंगे। फिर हम देंगे भारत की आपदा प्रबंधन की हमारी तैयारी क्या है। तो तैयारी तो हमने बहुत की है, लेकिन कुछ चुनौतियों की वजह से उतना सक्षम नहीं, प्रभावकारी तैयारी हमारी साबित नहीं हो रही है। तो इस संबंध में चुनौतियां क्या क्या हैं, और तब उसके बाद हम निष्कर्ष देंगे। तो इस तरह से मामला है ये। तो ये अब देखिए, हम शुरू कर देंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े विद्वान थे, अमेरिका के राजनेता भी थे, वे साइंटिस्ट भी थे ये। तो इनका स्टेटमेंट है कि तैयारी में विफल होने का अर्थ है विफल होने की तैयारी करना। तो सही बात है, आपका एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी करने में आप असफल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रिजल्ट में असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी सारगर्भित बात इन्होंने बता दी है। तो तैयारी करने में विफल होने का अर्थ है विफल होने की तैयारी करना। अब आपदाओं पर प्रस्तावना पर आ जाते हैं कि जो आपदा होती क्या है। ऐसी अचानक घटित होने वाली दुर्घटना जो जन की, धन की और जन को, धन को मतलब जनसंख्या को, धन संपत्ति को, पर्यावरण को इतनी व्यापक क्षति पहुंचाती है कि जो प्रभावित जन समुदाय या प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, बिना बाहरी सहायता के वो अपना आपदा से पहले की स्थिति अपनी बहाल करने में अक्षम होते हैं। तो आपदाएं भीषण दुर्घटनाएं हैं जो भयंकर क्षति पहुंचाती हैं मानव को, संपत्ति को और पर्यावरण को। बाहरी सहायता के बगैर सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकती इनकी। ये है आपदा। अब तमाम तरह की आपदाएं होती है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। वैसे दो तरह की आपदाएं होती हैं। एक तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, भूकंप है, चक्रवात है, ये सब प्रकृति भेज देती है, सब आती है हमारे यहाँ। उसके बाद मानव निर्मित आपदाएं हैं, मानव जिनके लिए जिम्मेदार होता, प्रकृति नहीं भेजती। जैसे रासायनिक दुर्घटना, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना। हाँ, परमाणु जनित, परमाणु से संबंधित दुर्घटनाएं, चेरनोबिल त्रासदी सोवियत संघ में हुई थी। तो परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं, रासायनिक दुर्घटनाएं होती हैं, युद्ध होते हैं, युद्ध में भी अपार जनधन की हानि होती है, ये भी मानव निर्मित आपदाएं होती है। तो इस तरह से अब देखिए, जो आपदाएं, यही सामान्य बात कही जा रही कि आपदाएं सदैव गंभीर होती है, इनको हल्के पुलके पे नहीं लिया जा सकता, महाविपत्ति होती है, घातक माने हमेशा जानलेवा होती है। असहिष्णु, सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशीलता। तो इस तरह की कोई सहनशीलता नहीं कि बहुत बूढ़ा है तो इसको मत मारो, दूध मुआ बच्चा है तो न, तो बिल्कुल भी ये सहनशील नहीं होती, एकदम निर्दयी असहिष्णु होती है। जो इनके रेंज में फंस जाएगा वो मारा जाएगा। असहिष्णु तथा विपलावकारी, विपलावकारी माने महाविध्वंसकारी होती है। भारतीय सभ्यता का इतिहास आपदाओं और उनसे उबरने के निरंतर संघर्षों का दस्तावेज है। तो भारतीय सभ्यता को जो इतिहास है लगातार आपदाओं से भरा हुआ है, और उन विपत्तियों से पार पाकर हम लगातार उबरे हैं। इसी के जो दस्तावेज वही भारतीय इतिहास है। तो बड़ी बात कही जा रही है, सही बात है।
हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बताते हैं अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियों ने मार्ग बदल लिए जिसके कारण उसका पतन हो गया। तो वो तो हड़प्पा की बात रही। उसके बाद मध्यकाल में बर्बर मुस्लिम आक्रांता आए, निर्दयता निर्ममता की सारी हदें इन्होंने पार की, संस्कृति को भयंकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, खून की नदियां बहती रही और इस तरह से और भीषण अकाल पड़ते रहे और उसमें अथाह जनसंख्या मारी जाती रही। ये तो हमारा मध्यकाल रहा है। आधुनिक काल में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, सारी धन संपत्ति जो थी सब लूट ली और इतना शोषण हुआ, भीषण अकाल पड़ते। सन 1770 का बंगाल का अकाल, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या पूरी तरह साफ हो गई थी। 1876 से 78 का महान अकाल कहा जाता है। तो इस तरह से आधुनिक काल आया और उसके बाद में फिर स्वतंत्रता के बाद देखिए 2001 में भुज का भूकंप आया, 2004 में भयंकर सुनामी आई। तो सारा इतिहास हमारा आपदाओं से भरा हुआ रहा है। हाँ, लेकिन हर बार हम उबरे हैं। नेक्स्ट बात कही जा रही कि भारत एक आपदा प्रवण देश है। प्रवण माने होता ढालू, माने आपदाओं के लिए ढालू देश है, माने आपदाओं का स्वागत करने वाला देश है। और हमारी जो भूगोल इतिहास सब बताती कि हर तरह की आपदा हमारे यहाँ आती ही आती। हमारे उत्तरी सीमा पर पर्वतराज हिमालय है, नववलित पर्वतमाला है, अस्थिर टोपोग्राफी है उसकी और इसके कारण ढेर सारे आपदाएं वहां पर आती हैं। ग्लेशियर हिमानी पिघलते हैं, वहीं कहीं गड्ढा बन जाता है, कृत्रिम झीलों का निर्माण हो जाता है, अचानक वे फट जाती हैं, भीषण बाढ़ उन पहाड़ी क्षेत्रों में आती है, गांव के गांव बह जाते हैं। ऊंची पर्वतमालाएं विपरीत दिशाओं से आकर के नमी से भरी हवाएं टकराती हैं और लाखों करोड़ों टन पानी तुरंत वहीं छोड़ देती हैं। इसको बादल फटना कहते हैं, गांव के गांव से बह जाते। हिमालयी क्षेत्र जो है एक जो है भूकंप प्रवण क्षेत्र अपने आप में है, आसपास के इलाके भी भूकंप प्रवण है। तो भारत की कुल भूमि का 59% हिस्सा भूकंप प्रवण, भूकंप के लिए ढालू है, अर्थात भूकंपों के लिए संवेदनशील है। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमारे यहाँ वर्षा कैसे होती है? मानसून से। मानसूनी वर्षा अपने आप में अनिश्चित होती है। जब ज्यादा वर्षा हो जाती तो भीषण बाढ़ें आती है, अपार हानि होती है। जब कम वर्षा होती है तो सूखा आ जाता है, अपार हानि होती है। बाढ़ या सूखा आते ही रहते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये मानसून की स्थिति हो। उसके बाद हमारी तटरेखा बहुत लंबी है, 8181 किलोमीटर। अब इतनी लंबी तटरेखा दोनों तरफ से हिंद महासागर के लंबी पट्टी अंदर चली गई है सागर की छाती की तरफ। तो वहां दोनों तरफ से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों तरफ से सुनामी आ सकती हैं और आती भी है। तो देख रहे हैं ना, चक्रवात भीषण आ सकते हैं, आते हैं। तो इस तरह लगभग सारी ही आपदाएं तो हमारे यहाँ आती ही आती हैं। तो ये चीजें हैं। और फिर मानव निर्मित आपदाओं का हमने अपनी करतूतों से उसका भी स्वागत कर रहे हैं। वनों की अंधाधुंध हमने कटाई की है, अनियंत्रित औद्योगिकरण, नगरीकरण हमारा बढ़ता चला जा रहा है और जिसके फलस्वरूप जो है भूमिगत जल का जो है स्तर गिरना, ऊष्मा के द्वीपों का निर्माण होना और उससे ढेर सारी विपत्तियां आ जाना, तो हमने खुद किया हुआ है। तो ये स्थिति है। भारत एक आपदा प्रवण देश है। एक बात जान लीजिए, पुराने जमाने में भी मानव प्रकृति के सामने बेबस था। आपदा को हम रोक नहीं सकते, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। आज 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीक ने इतना विकास किया है, लेकिन आपदाओं के सामने आज भी हम बेबस हैं। आपदा को हम घटित होने से रोक नहीं सकते, आपदा को नियंत्रित नहीं कर सकते। अब भूकंप आ गया, कौन सा नियंत्रण कर लेंगे, कौन उसको रोक देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए एक ही काम किया जा सकता है कि उसके दुष्प्रभावों को हम कम कर दें या न्यूनतम करके, जिससे हमारी हानि कम से कम हो। यही दुष्प्रभावों को, आपदा के दुष्प्रभावों को कम या न्यून करने की जो पूरी तैयारी या रणनीति है, इसी को तुम आपदा प्रबंधन कहते हैं। देखिए, आज तकनीकी युग में भी मानव आपदाओं के सम्मुख बेबस है। हाँ, हम अपनी तैयारी द्वारा आपदाओं से जन धन की हानि न्यूनतम कर सकते हैं। इसी तैयारी का नाम आपदा प्रबंधन है। प्रबंधन करना माने
कुशलता के साथ ऐसा उपयोग करना संसाधनों का जिससे आपदाओं का न्यूनतम प्रभाव प्रभावित क्षेत्र पर पड़े, इसी का नाम है आपदा प्रबंधन। अब देखिए, ये कहा जाता है कि आपदा प्रबंधन एक बहुविषयक क्षेत्र है। माने आपदा प्रबंधन स्टडी अध्ययन का ऐसा क्षेत्र जो ढेर सारे विषयों से संबंधित है। सही बात है। जैसे भूकंप को देखिए तो भूगर्भ विज्ञान इसमें शामिल है, तो आंतरिक हलचल हम उससे जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। उसके बाद जलवायु विज्ञान इसमें शामिल है जिससे हमको पता चलता है। और जो है भूकंप विज्ञान या सीज्मोलॉजी है, उससे हम इसकी तीव्रता वगैरह नापते हैं। तो भूगर्भ विज्ञान, भूकंप विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये तीनों मिलकर भूकंपों के बारे में अनुमान लगाने में सहायक होती हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग आ जाती है। भूकंप रोधी मकान, भूकंप रोधी बांध, भूकंप रोधी तटबंध हम बनाते हैं। कैसे? इंजीनियरिंग के ज्ञान के द्वारा हम बनाते हैं। इसके बाद भूकंप आता है, ढेर सारे लोग मर जाते हैं, ढेर सारे सदमे में चले जाते हैं। जो सदमे में चले जाते हैं उनसे उबारने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता, वो इसमें शामिल है। लोग सेमी पागल, मेटा पागल हो जाते हैं, सामाजिक संबंधों को भूल जाते हैं। उनके सामाजिक संबंधों की पुनर्बहाली के लिए हमें समाज शास्त्र का उपयोग करना पड़ता है, वो इसमें शामिल है। जो लोग घायल हुए हैं की स्थितियां हैं, उनकी चिकित्सीय सहायता देनी पड़ती है, तो चिकित्सा विज्ञान भी इसी आपदा प्रबंधन में शामिल है। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन आपदाओं को रोकने के लिए जो पर्यावरणविद है ढेर सारे तरह के पारिस्थितिकी सुझाव देते हैं। जैसे वनीकरण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, तो पर्यावरणविद भी इसमें शामिल है। तो ये जो आपदा प्रबंधन का क्षेत्र है, और उसके साथ राहत कार्य बांटने के लिए, राहत कार्यों में तालमेल स्थापित करने के लिए, बुनियादी सेवाओं की बहाली के लिए कुशल प्रशासन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो जो प्रशासन है वो भी इसका एक क्षेत्र है। तो देख रहे ढेर सारे तरह की विज्ञान इसमें शामिल है, इसीलिए इसको बहुविषयक क्षेत्र या मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड माना जाता है। तो ये चीज है। देखिए, आपदा प्रबंधन एक बहुविषयक क्षेत्र है। यह आपदाओं से निपटने के लिए आपदा की तैयारी, आपदा की प्रतिक्रिया तथा आपदा रिकवरी के उपायों का संगठन, नियोजन व अनुप्रयोग है। अब ये जो आपदा प्रबंधन है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं आपदा की तैयारी, दूसरे को हम कहते हैं आपदा प्रतिक्रिया, तीसरे को हम कहते हैं आपदा रिकवरी। तो 3 ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होती है। आपदा तैयारी माने क्या होता है? आपदा आने से पहले ऐसी तैयारी कर लेना जिससे कि आपदा आने पर जन धन और पर्यावरण की हानि न्यूनतम हो, आपदा तैयारी अवस्था कहलाती है। आपदा आने के समय या उसके तुरंत बाद जो कुछ आपदा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसको हम आपदा प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? खोज किया जाता है, बचाव किया जाता है, लोगों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जाता है, बुनियादी जो राहत सामग्री है उसका वितरण किया जाता है। ये सब काम किए जाते हैं। अभी हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आपदा की तैयारी की जाती है, आपदा तैयारी देखिए, यही देख लेते हैं। आपदा तैयारी में 2 तरह की स्थितियां होती हैं। आपदा की जो तैयारी होती है, 2 तरह की इसकी स्थितियां हुआ करती हैं। एक दो आपदा तैयारी कहलाती है। इसमें क्या होती है, क्या होता है कि आने वाली जो आपदा आने वाली है उसके पहले इसकी तैयारी की जाती है। तैयारी का मतलब प्रशिक्षण वगैरह लिया जाता है, आपातकालीन किट तैयार की जाती है, पूर्व सूचना प्रणाली है, जो चेतावनी प्रणाली है आपदा की, उस पर ध्यान दिया जाता है ताकि आपदा आने की स्थिति में हम सुरक्षित रहें या प्रभावित क्षेत्र छोड़कर हम चले जाएं। दूसरा, इसकी जो तैयारी आपदा पूर्व अवस्था है, ये तो पहला चरण इसका आपदा तैयारी हो गया। दूसरा चरण होता है आपदा निवारण। मतलब निवारण माने आपदा को हटा देना। तो आपदा को तो हम नहीं हटा सकते, उसके दुष्प्रभावों को हटा सकते। तो आपदा निवारण में संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं।
जैसे भूकंप रोधी घर बनाना, भूकंप रोधी बांध बनाना, नदियों के किनारे तटबंध बनाना, सुनामी के लिए समुद्र के किनारे सुरक्षात्मक दीवार बनाना। तो इस तरह के संरचनात्मक उपाय किए जाते हैं जिससे जो आपदा है उसका निवारण हो जाए, मतलब बचाव हो जाए, उससे जन धन और पर्यावरण की हानि न हो या न्यूनतम हो। तो इसको हम आपदा तैयारी कहते हैं। दूसरी अवस्था है आपदा प्रतिक्रिया। तो आपदा आते समय या उसके तुरंत बाद इसको लागू किया जाता है। तो इसमें जो जैसे मान लो भूकंप आ गया तो लोग जो दबे हुए हैं तो खोज बचाव कार्य होता है, कौन कहाँ दबा हुआ है। उसके बाद क्या जो दबे हुए हैं सब निकाल लिए जाते, निकासी उनकी की जाती है, तो उसको निकासी कहते हैं। उसके बाद इन सबों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, राहत सामग्री का वितरण किया जाता है, संचार व्यवस्था उस समय सुदृढ़ रखी जाती है, विभिन्न सेवाओं के बीच जो है तालमेल स्थापित किया जाता है, आपातकालीन सहायता दी जाती है, चेतावनी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपदा प्रतिक्रिया। उसके बाद आपदा खत्म हो गई, कुछ दिन हो गए, तब उसके बाद अंतिम चरण शुरू किया जाता है जिसको आपदा रिकवरी कहा जाता है। ये जो आपदा रिकवरी है इसके फिर दो तरह के, एक तो अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति माने रिकवरी है, दूसरा दीर्घकालिक निर्माण है। तो अल्पकालिक तुरंत आपदा आने के कुछ दिन बाद ये चरण शुरू हुआ। इसमें क्या है, क्षति नुकसान कितना हुआ है उसका आकलन किया जाता है, बुनियादी सेवाएं बिजली पानी सीवेज इन सबों की बहाली की जाती है, मलबे की सफाई की जाती है, स्वास्थ्य रक्षा किया जाता है। तो ये जो है पहला अल्पकालिक जो है पुनर्प्राप्ति या अल्पकालिक पुनर्निर्माण है। उसके बाद फिर दीर्घकालिक पुनर्निर्माण आता है। तो इसमें क्या है, नए आवास बनाए जाते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत आवास बनाए जाते हैं, लोगों की आजीविका की बहाली की जाती है। इस तरह बेहतर निर्माण आधारभूत संरचना का किया जाता है जिससे कि अगर भविष्य में आपदा आए तो ज्यादा बेहतर सुरक्षा प्रभावित क्षेत्र को ये जो अधोसंरचना है, इमारतें वगैरह हैं, बांध सड़कें पुल हैं, ये दे सके। तो इस तरह की बात है। तो आपदाओं से निपटने के लिए आपदा तैयारी, आपदा प्रक्रिया तथा आपदा रिकवरी के उपायों का ये संगठन है, नियोजन है और अनुप्रयोग है। अब देखिए मालिक इसका क्या मतलब होता है। नियोजन माने आपदा आने से पहले आपदा से बचाव के लिए या आपदा के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए योजनाएं तथा रणनीति बनाना, ये कहलाता है नियोजन। अनुप्रयोग माने जितने उपाय या योजना या रणनीति जो हमने बनाई है आपदा के पहले और आपदा के समय और आपदा के बाद, उन्हें जमीनी स्तर पर उतार देना, ये एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहा जाता है ताकि प्रभावकारी तरीके से वे प्रभावित समाज की रक्षा कर सके। संगठन वह संपूर्ण ढांचा, संगठन क्या मानव समूह है, मानव समूह है जो क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित है। प्रशासन में देखिए संगठन ही तो होता है, पुलिस को देखिए नीचे सिपाही जी, ऊपर आईजी डीजीपी सब होते हैं ना, नीचे ऊपर तक, ये संगठन होता है। तो संगठन क्या मानव झुंड है, मानव समूह है जो क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित है और उसके नियम कानून अपने उसी से सब चलते हैं। तो इस तरह से एक ढांचा है, मानव समूह का एक ढांचा है जो योजना बनाता है आपदाओं के संबंध में और उनको लागू करता है, विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल स्थापित करता है, तो उसको संगठन कहते हैं। तो अब देखिए बात समझ में आएगी। यह आपदाओं से निपटने के लिए आपदा की तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया तथा आपदा रिकवरी के जो उपाय हैं, सारे उपाय एक साथ झुंड में मिला के बंडल बना लीजिए। तो ये जो उपाय है उनका संगठन है, माने उनका ऐसा ढांचा है जो जमीन पर उनको लागू करता है, मानव समूह समर्पित उसके लिए आपदा मोचक बल जैसे। तो उनका संगठन है। नियोजन माने योजना बनाना और जमीनी स्तर पर इन उपायों का उपयोग है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा से बचाव के उपायों का क्या है, नियोजन माने योजना इनकी बनाई जाती, कौन कौन से उपाय हमारे होंगे। जमीनी स्तर पर अनुप्रयोग माने उतारा जाता है और संगठन माने इसके लिए समर्पित मानव समूह होता है। तो यही जो उपाय है कंबाइंड तौर पर ये कहलाते हैं कि आपदा प्रबंधन।
ये उपाय जब उतारे जाते योजना बना के, तो इन उपायों को जमीनी स्तर पर उतारने का उद्देश्य क्या है? यह आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने तथा आपदा प्रभावित लोगों की सामान्य जीवन शैली की पुनर्स्थापना की प्रक्रिया है। तो दुष्प्रभाव कम हो जाएं, जो प्रभावित लोग हैं वो उसी अवस्था में उसी स्तर का जीवन यापन करने लगे जो आपदा आने के पूर्व जैसे वे करते थे या जिस स्तर का वे करते थे। ठीक है, अब आगे एक डायग्राम है, देखिए गोल ही है। मैं अपनी अक्षमता के कारण या रणनीति की विफलता के कारण ये हमारा गोल नहीं रह गया, आप लोग गोल ही इसको बनाइएगा। तो आपदा प्रबंधन का चक्र है ये, क्योंकि आपदाएं बार बार आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आके चली जाएंगी। तो आपदा ये दर्शा रहा है, देखिए चक्र, ये हिस्सा। जब आपदा आएगी तो आपदा की प्रतिक्रिया की जाएगी, खोज बचाव वगैरह। खोज बचाव के बाद फिर रिकवरी माने पुनर्प्राप्ति होगी, उनका घर मकान बनाना, आधारभूत संरचना बनाना, सब जब बना देंगे, सामान्य जीवन शैली बहाल हो जाएगी। तब फिर आपदा की तैयारी की जाती है ताकि भविष्य में आपदा आए तो कम से कम नुकसान हो, और फिर अन्य उपायों को मिला के आपदा शमन के कार्य किए जाते हैं और फिर आपदा फिर आती है। ये आपदा चक्र है। ये जो है आपदा चक्र है। अब देखिए, अब इसकी अवस्थाओं पर आते तो आपदा प्रबंधन की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली तो है आपदा पूर्व अवस्था, माने आपदा आने के पहले की अवस्था है। दूसरा है प्रतिक्रिया अवस्था, माने आपदा आने के समय की अवस्था है ये। तीसरा है आपदोपरांत अवस्था, माने आपदा आने के बाद की अवस्था है। अब जो आपदा पूर्व अवस्था, इसके 3 चरण हैं। एक है आपदा तैयारी, दूसरा है आपदा निवारण, और तीसरा है आपदा निरोध। ये 3 चरण इसके। तो आपदा पूर्व अवस्था अर्थात आपदा आने के पहले आपदा प्रबंधन की जो हम तैयारी करते हैं उसको आपदा पूर्व अवस्था कहा जाता है। ये जो आपदा पूर्व अवस्था, इसके 3 चरण हैं। पहला चरण का नाम आपदा तैयारी है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपदा तैयारी। तो इसके अंतर्गत आपदा आने से पहले प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है, लोगों को चेतावनी देकर सचेत किया जाता है, आपातकालीन किट वगैरह की व्यवस्था की जाती है ताकि अगर आपदा आए तो लोग जो है इस चेतावनी और प्रशिक्षण के बल पर अपना बचाव कर ले। इसमें कोई संरचनात्मक निर्माण इमारत वगैरह का नहीं किया जाता है। ये तो है तैयारी, प्रथम अवस्था, प्रथम चरण। दूसरा चरण है आपदा का निवारण। तो इसमें संरचनात्मक उपायों द्वारा आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाता है। संरचनात्मक उपाय माने संरचनाएं खड़ी की जाती हैं, जैसे भूकंप रोधी मकान, भूकंप रोधी बांध, नदियों के किनारे तटबंध बनाना, सुनामी के लिए समुद्र किनारे सुरक्षा दीवारें खड़ी करना। यह है आपदा का निवारण। तीसरा चरण है आपदा निरोध। निरोध माने रोक देना, आपदा को रोक देना। तो किस तरह से? ये केवल उन्हीं मानव जनित आपदाओं पर लागू होती है जिनको मानव अपनी क्षमता से रोक सकता है। बाकी आपदाएं मानव रोक ही नहीं सकता, तो उनके लिए आपदा निरोध का कोई मतलब नहीं है। अब रोक किसको सकता है? छोटी मोटी बातों को, जैसे किसी रिफाइनरी में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, घर में आग न लगे तो अग्निशमन के यंत्र होते हैं और सही समय पर वो चालू किए जाए। तो इस तरह आग की घटनाओं को हम रोक सकते। बाकी किसी आपदा, अन्य किसी आपदा का निरोध हम नहीं कर सकते, वो हमारी क्षमता के बाहर है। तो ये चीज है। तो ये है। अब जब संरचना रोकता है ये चीज। अब नेक्स्ट है आपदा घटना के समय, आपदा प्रतिक्रिया की अवस्था।
यह आपदा घटना के समय या घटित होने के तुरंत बाद लागू की जाने वाली आपदा प्रबंधन की अवस्था को प्रतिक्रिया अवस्था कहते हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य जीवन बचाना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रभावित जनसंख्या की तत्काल या आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना है। अब अंतिम अवस्था आती है। अंतिम अवस्था आपदोपरांत अवस्था है, या आपदा टल जाने के बाद या आपदा गुजर जाने के पश्चात प्रारंभ होती है। इसके प्रमुख चरण अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति, दीर्घकालिक पुनर्निर्माण, मनोवैज्ञानिक सहायता और विश्लेषण तथा सीख है। इस तरह 4 चरणों में ये बटी हुई है। अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति के अंतर्गत क्षति का आकलन किया जाता है, मलबा हटाया जाता है, आवश्यक सेवाओं की बहाली, बिजली पानी वगैरह की जाती है। दीर्घकालिक पुनर्निर्माण में आवास निर्माण किया जाता है, आजीविका की बहाली की जाती है और बेहतर निर्माण जैसे कार्य किए जाते हैं। आपदा से सदमे में आए लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। अंत में आपदा के प्रबंधन का विश्लेषण किया जाता है, कमियां अच्छाइयां सामने आती हैं, कमियों को दूर करके भविष्य में जो है बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए स्वयं को तैयार किया जाता है। तो ये आपदा प्रबंधन की संपूर्ण रणनीति है। अब देखिए, भारत ने आपदा प्रबंधन की व्यापक तैयारी की है। इसने पहले हमारे यहाँ प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण था। प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण का मतलब है जब आपदा आ चुकी है या आपदा के समय या आपदा के बाद मुख्यतः राहत पहुंचाना, बचाव पहुंचाना, ये प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण है। 1999 में इसीलिए उड़ीसा में भूकंप आया था तो दसियों हजार लोग मर गए थे। तब सरकार ने सीखा। तो ये सब शुरू होता है कैसे? आपदा आने के समय या आपदा आने के बाद। पहले कोई ध्यान इसमें प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण में नहीं दिया जाता। तो अब जो है, अब सरकार ने उस स्तर को उस दृष्टिकोण को छोड़कर तैयारी और निवारण पर ध्यान अपना केंद्रित किया है। तैयारी और निवारण में क्या है? आपदा आने के पहले ही आपदा के विरुद्ध तैयारी कर ली जाती है। आपदा निवारण के लिए संरचनाएं बना दी जाती हैं। जब संपूर्ण तैयारी होती है, संरचनाएं होती हैं, तो जब आपदा आती है तो या तो न्यूनतम हानि होती है या नहीं होती है, शून्य हानि। हला किसी आपदा में शून्य हानि नहीं, शून्य जनसंख्या की शून्य हानि हो सकती है। जैसे 1919 में उड़ीसा में भूकंप चक्रवात आया, 1921 में चक्रवात आया, लेकिन एक भी आदमी नहीं मरा। तो इसको कहते हैं जो आपदा की तैयारी और निवारण आधारित दृष्टिकोण। तो ये चीज है। भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा त्रिस्तरीय। अब देखिए, है तो 4 स्तरीय, तभी मैं 4 लिखा था, लेकिन जो आपदा का अधिनियम है आपदा प्रबंधन का हमारा 2005 का, वो कहता 3 स्तर है। बनाए सब 4 है, कानून में 3 लिखा है, तो भाई हम भी 3 लिखेंगे मजबूरी में। तो ये चीज, तो भारत में आपदा प्रबंधन का ढांचा त्रिस्तरीय है। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी नीति को बनाता है। तो केंद्रीय संस्था है ये। उसके बाद प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें हैं, गांव सभा, ब्लॉक वगैरह पर, और स्थानीय सरकारें, स्थानीय जनता है, और गैर सरकारी संगठन माने एनजीओ वगैरह हैं जो सबसे पहले सक्रिय होते हैं। तो इस तरह से ये स्तर है। एनजीओ को स्वयंसेवी संस्था कहा जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है। तो ये विश्व के सबसे बड़े और सबसे कुशल बलों में से एक है जो आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित है। तो बड़ा नाम है इसका। स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन में जन भागीदारी के लिए आपदा मित्र और आपदा सखी जैसी योजनाएं संचालित है। तो आपदा मित्र और आपदा सखी की योजनाएं चला करके, प्रचार करवा कर स्थानीय स्तर पर युवकों युवतियों की टीमें बनाई जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। वास्तव में आपदा मित्र और आपदा सखी क्या है? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ये स्वयं सेवक हैं जो आपदाओं के समय कार्य में हाथ बटाते हैं। ये चीज है।
जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। एनसीसी और एनएसएस को एक कर दिया गया है और आपदा प्रबंधन में सक्रिय भूमिका इनको दे दी गई है। स्कूलों में आपदा प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। मॉक ड्रिल्स, मतलब आपदा के झूठी तैयारी एक तरह से कहिए, मॉक ड्रिल्स जो है स्कूलों वगैरह में आयोजित की जा रही है। भारत में आपदा प्रबंधन में तकनीकी नवाचार, नए तरह से अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग अब अनिवार्य हो गया है। 2005 वाले अधिनियम में भी है, 2026 में कुछ संशोधन किया गया, उसमें भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो नवाचार का उपयोग अब अनिवार्य है। फ्लड वॉच और सचेत जैसे मोबाइल ऐप सरकार ने लॉन्च किए हैं जो आपदाओं के संबंध में चेतावनी देते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए एक सटीक पूर्व चेतावनी प्रणाली भारत सरकार ने स्थापित की है जो काफी हद तक प्रभावशाली है, तभी उड़ीसा के चक्रवात में कोई मरा नहीं। तो ये चीज है। अब ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग का उपयोग बचाव कार्यों में किया जा रहा है। गगन और नाविक जैसी उपग्रह प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। तो जो एक जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अंतरिक्ष आधारित उपग्रह प्रणाली है ये अमेरिका की, जो पृथ्वी पर किसी वस्तु के स्थिति, उसकी गति, दिशा आदि का सही ज्ञान कराती है। उसी के आधार पर हमने अपनी गगन प्रणाली विकसित की है। हाँ, गगन माने जीपीएस, जियो ऑगमेंटेड पोजिशनिंग। इसमें क्या होता है, जीपीएस के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सटीकता प्रणाली गगन की बढ़ा देती थी। इसका उपयोग हम आपदा प्रबंधन, राहत कार्य, पूर्व चेतावनी के लिए करते। दूसरा है नाविक। तो ये जो है नेशनल नेविगेशन सिस्टम भारत का अपना है। तो भारतीय जो भू क्षेत्र है वहां उससे 1500 किलोमीटर आसपास के इलाके की सटीक निगरानी की क्षमता हमें ये देता है। तो इससे भी हमें पूर्व चेतावनी प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये बात कही जा रही है। आपदा रोधी बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा, जैसे भूकंप रोधी मकान, बांध, तटबंध के निर्माण पर बल दिया जा रहा है। ये चीज है। नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार भारत की आपदा प्रबंधन की तैयारी व्यापक है, मजबूत है, बहुआयामी है। तरह तरह के काम हमने किए, किंतु अनेक चुनौतियों के कारण यह पर्याप्त प्रभावकारी नहीं हो पा रही है। क्यों? इन चुनौतियों में प्रमुख क्या है? निधियों जो फंड होते हैं उनका बड़ा केंद्रीकरण है। तो केंद्र सरकार सब कुंडली मार के बैठी रहती है, थोड़ा बहुत राज्य सरकार को दे देती है, लेकिन जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर फंड नहीं मिलते। और नीचे से ही तो राहत तो बचाव और तैयारी शुरू होती है, जिसके कारण समुचित काम नहीं हो पा रहा है। अनियोजित नगरीकरण है। यहाँ देखिए, बिना नक्शा पास किए इलाहाबाद में भी 80-90% मकान बने। अगर नक्शा के हिसाब से चेक किए तो 90% गिर जाएंगे। आज भी केवल इलाहाबाद अफवाह थोड़े, हर नगर की यही स्थिति। और जब कोई सांप्रदायिक दंगा करता है, बहुत निकृष्ट काम करता है, तो सरकार जाके उसका घर बना गिरा देती, बाकी सब खड़े के खड़े। तो इस तरह नालों पर, तालाबों पर जब घर खड़े हैं तो जल निकासी जब नहीं होगी तो आपदा विपदा बन ही जाएगी। तो ये बात कही जा रही है। तकनीकी व डेटा अंतराल, तो ऊपर के स्तर पर तो बड़ी तकनीकें हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं लोग उनको नहीं मिल पाती। जैसे अंतरिक्ष से इसरो के पास तो सारी इमेजरी है, सारे मानचित्र हैं, सारे डेटा हैं कि कौन कहाँ घर बनाए, कौन कहाँ ईंट रखे। लेकिन अब वो भारत सरकार की संस्था है, स्थानीय जो प्रशासन, नगर निगम वगैरह है, वो पूछता है कि ये जो तस्वीरें भेजो इसका क्या मतलब, तो वो सब डांट देते। अब उसके लिए अनुमति भारत सरकार की हो तो इन्हें समझाएं। जब इन्हें समझ में आए कि इसका मतलब ये है तब ये काम करें, न तो समझाते हैं न ये समझते हैं, जैसे वैसे चला। ये चीज है। समन्वय की आपसी तालमेल की कमी है, सब आपस में लड़ते रहते, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बाढ़ आई, अब नदी है, नदी पर क्या स्थानीय नगर निगम का भी अधिकार है, वो अपना काम किए जा रहा है। राज्य सरकार का अधिकार है, अपना काम किए जा रही है। और केंद्र सरकार का अधिकार है, अपना काम किए जा रही है। उसके बाद सारे काम करोड़ों अरबों खर्च होने के बाद जब बाढ़ आई तो नदी ने सब घर बहा लिए। अब क्या होगा? सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं होता। साझे की हाड़ी जो है 20 सड़क फूट जाती है। ये चीज
कानून के प्रवर्तन में ढिलाई, कानून तो लागू है, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है और इस संबंध में ढिलाई जो बरतेगा उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है, लेकिन दंड देगा कौन, ये मेंशन नहीं। तो जब दंड देने की शक्ति नहीं है, दंड तो है तो कौन देगा, तो ना मिल पाता है ना कुछ हो पाता। तभी आपदा प्रबंधन में ढिलाई बरतने वालों के विरुद्ध बहुत कम आप जो है कार्रवाई देखे होंगे। आज भी राज्य सरकारें लोगों का पुनर्वास पुनः स्थापना उनकी जीवन शैली की करें तो उनको इतनी तमीज ही नहीं है, वो तो सब राहत केंद्रित रहती है कि माल थोड़ा बहुत खुद खा लो, थोड़ा बांट दो, बस सब सही हो गया हो गया। जीवन शैली की यही पुनर्प्राप्ति, तो राहत को पुनर्प्राप्ति समझते हैं, राहत को जो है वो जीवन शैली की पुनर्बहाली समझती है राज्य सरकारें। और कभी कभी तो इतना ज्यादा है कि जो फंड आया है वो खर्चा नहीं करती, वो राहत बांट दी, कुछ माल खुद ले ली, कुछ जनता को दे दी, अब मान लेती सब मस्त है, जो बचा उसको बचा के वापस कर देती, ये चीज। और सामुदायिक जागरूकता का अभाव भी, ये लोग उतने सचेत और जागरूक नहीं कि आपदा के संबंध में हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं और उनका हम निर्वाह करें, जिसके कारण भी स्थिति उतनी अच्छी हमारी नहीं है। देखिए वास्तव में कोई भी आपदा कितनी भयावह सिद्ध होगी, अर्थात जनसंख्या का, संपत्ति का, पर्यावरण का कितना हानि करेगी, ये हमारे आपदा प्रबंधन की तैयारी पर निर्भर है। आपदाएं स्वयं विनाशकारी नहीं होती है, हम अपनी गैर जागरूकता और जो है अशिक्षा, संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण हानि हम अपनी स्वयं करते हैं। आपदाएं तो प्रकृति का नियम है, वो अपना आती है, अगर हम पूरी तैयारी करें तो हानि नहीं होगी हमारी। तो वास्तव में आपदाओं की भयावहता हमारी आपदा प्रबंधन तैयारी पर निर्भर करती है। नियमों का सख्ती से अगर पालन किया जाए, 2026 के जो वैधानिक सुधार या आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है उसमें किए गए हैं, और आपदा प्रबंधन के ये कानूनी सुधार है, वो आपदा प्रबंधन के हमारे दोषों को दूर करने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। सही बात है, काफी सम्यक उपाय किए गए, किंतु सजगता को प्राथमिकता देने से ही आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। जब सब सजग होंगे, जागरूक होंगे, अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, ऐसी संरचनाएं बनाएंगे, तैयारी करेंगे पर्याप्त रूप से, तो आपदा प्रतिरोधी भारत बन जाएगा। फिर आपदाओं से हमारी जो हानि है वो न्यूनतम हो सकेगी। तो अलग अलग पुर्जे काम कर रहे हैं, तालमेल के अभाव में भारत आपदा प्रतिरोधी नहीं बन पा रहा है। इसी में जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। हाँ, महाशक्ति है, उसके विद्युत कण हैं, बड़े ऊर्जा से भरे हुए कण हैं, लेकिन अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो उनका कोई खास मतलब नहीं, बेचारे असहाय। अगर इनमें तालमेल हो जाए, समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। इन विद्युत कणों में तालमेल स्थापित कर दी जाए तो महाशक्ति बन करके मानवता को विजयी बना लेंगे। तो यही चीज कही जा रही है। तो ये आपदा प्रबंधन और उसकी तैयारी, ये हमारा निबंध हो गया, ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। ओके ओके, थैंक्स।